नमस्कार। आगम आयुर्वेद व्याख्यान माला इस सत्र में अलग अलग विषयों के ऊपर हम जानकारी ले रहे हैं। शुरू के व्याख्यानों में पंचकर्म के बस्ती, रक्तमोक्षण, विरेचन इस विषय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज पंचकर्म का नस्य इस विषय के बारे में कुछ विशिष्टपूर्ण अनुभव और उसकी कुछ जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। नस्य ये एक अद्वितीय ऐसा पंचकर्म का अलग कर्म है। नासा मार्ग से औषध शरीर में प्रविष्ट होता है, उसे नस्य कहते हैं। नासा ही शिरसो द्वारम, ऐसे आयुर्वेद में कहा है। शिरस्थ इंद्रियों के लिए पहुंचना है तो नासा ये एक ही ऐसा अवयव है कि उस माध्यम से औषध इंद्रियों तक पहुंच जाता है। और शिरस्थ जितने भी व्याधि है उसकी चिकित्सा करते समय नस्य का उपयोग विशेषतः किया जाता है। तो ऐसा एक नस्य ये अलग प्रकार का पंचकर्म है। काफी व्यक्ति इसका उपयोग करते नहीं है, लेकिन अनेक व्याधियों में नस्य करने के बाद काफी अच्छा परिणाम हम देखते हैं। नस्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की द्रव्य यानी औषधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ नाम लेना है तो अपामार्ग, पिप्पली, मरीच, विडंग, शिग्रू, सरशप, शुंठी, दालचीनी ऐसे अलग अलग प्रकार के द्रव्य नस्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नस्य में अलग अलग प्रकार अपने अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किए हैं। चरक ने नावन नस्य, अवपीड़न, नापन, धूम नस्य, प्रतिमर्श नस्य ऐसे प्रकार किए हैं। सबसे वाग्भट की दृष्टि थोड़ी अलग है और वाग्भट स्पेसिफाइज कहता है। तो विरेचन, बृहण नस्य और शमन नस्य ऐसे वाग्भट का ग्रंथों में 3 प्रकार के नस्यों का वर्णन आया है। बाकी सभीयों का निचोड़ इस 3 नस्य में आता है। तो ये जो विरेचन नस्य है, विरेचन यानी शिरस्थ दोष स्थान से च्युत होकर नासा मार्ग से बाहर निकलते हैं, इसलिए उसे रेचन या विरेचन नस्य कहा जाता है। बृहण नस्य शिरस्थ धातु क्षय और दोष क्षय इस प्रकार की विकृतियों में जो नस्य किया जाता है उसे बृहण नस्य कहा जाता है। जैसे कि कंपवात है, वातज शिरोरोग है, अर्दित है, इस व्याधियों में धातुओं का क्षय या दोषों का क्षय रहता है। तो ऐसे व्याधियों में जो नस्य किया जाता है उसे बृहण नस्य कहा जाता है। शमन नस्य शिरस्थ दोष प्रकोपित हुए हैं तो उनका शमन करने के लिए जिस नस्य का उपयोग किया जाता है उसे शमन नस्य कहा जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के नस्यों का वर्णन अपने ओरिजिनल ग्रंथों में उपलब्ध है। नावन नस्य नित्य करने के लिए जो नस्य उपयुक्त किया जाता है उसे नावन नस्य कहते हैं। उसमें स्नेहन और शोधन ऐसे 2 प्रकार आते हैं। स्नेहन नस्य जो है यानी स्नेह द्रव्य नासा मार्ग से शरीर में प्रविष्ट करना, उसमें घी, तैल या अलग अलग वनौषधियों से सिद्ध किया हुआ घृत उसका उपयोग किया जाता है। उसमें जो अलग अलग प्रकार के उसके उपयोग बताए हैं उसमें दृष्टि अच्छी होती है। अनेक लोगों में चश्मा यानी दूर नंबर कम होना, ज्यादा होना ऐसी विकृतियां रहती है। या नस्य करने से हार्ट रेट कंट्रोल में आता है। मन्याकंप या ऐसे अलग अलग प्रकार के व्याधियों में नस्य का उपयोग होता है। वातज शिरोरोग, खालित्य पालित्य यानी बालों का झरना और बाल पक जाना, सफेद होना, इसमें नस्य का और प्रायः स्नेहन नस्य का अच्छा उपयोग होता है। कर्णशूल, कर्णश्वेड यानी कर्णों में विविध प्रकार के आवाज उत्पन्न होना, तिमिर, मुखशोष, अवबाहु, गाढ़ निद्रा या निद्रानाश ऐसे जितने भी व्याधि है उसमें स्नेहन नस्य उपयोग में आता है। ये स्नेहन नस्य की मात्रा जो है 8, 16 और 32 बिंदु ऐसे कहा है। अभी ये स्नेहन बिंदु जो है उसका जो वर्णन अपने यहाँ आया है तो अपना जो इंडेक्स फिंगर यानी जिसे हम अंगुली कहते हैं, उस अंगुली को तैल या घृत में डुबाकर 2 अंगुली यानी 2 पैर जो है उसके उतना तक अंगुली घृत या तैल में डुबाकर उसमें से जितने थेंब या बिंदु गिरते हैं उसका 1 बिंदु ऐसा वर्णन आया है। और ऐसे 8 बिंदु ये उत्तम मात्रा 16 और 32 ऐसे बताए हैं।
वस्तुतः व्यवहार में इतनी उत्तम मात्रा नस्य के लिए काफी कम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट पूर्ण व्याधि है तो उसमें उतनी नस्य की मात्रा अवलंब करना उचित होता है। शोधन नस्य जो बताया है उसमें अरुचि, शिरोगौरव, शिरशूल, अर्धावभेदक, कृमि, पीनस, प्रतिशाय, अपस्मार, जिसमें गंधक ज्ञान की हानि होना, ऐसे अलग अलग विषयों में शोधन नस्य इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि ऐसा एक वर्णन आया है। ऐसे प्रायः शिरोरोग जो है उसमें शोधन नस्य का उपयोग होता है। अवपीड़क नस्य जो आपने यहाँ बताया है उसमें अलग अलग वस्तुओं के रस या कल्क इसका उपयोग किया जाता है। कल्क निचोड़कर उसका जो रस निकलता है उससे नस्य किया जाता है, उसे अवपीड़क नस्य कहा जाता है। जैसे कि रक्तपित्त है, ऐसे व्याधियों में दुर्वास्वरस है, दुग्ध है, शर्करा जल है, ऐसे स्तंभन करने के लिए जो नस्य किया जाता है उसे अवपीड़क नस्य ऐसे कहा जाता है। प्रधमन नस्य प्रायः चूर्ण नासा मार्ग से शरीर में यानी शिरस्थान में प्रविष्ट किया जाता है, उसे प्रधमन नस्य कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के मानस व्याधि, उन्माद, अपस्मार, अतत्वाभिनिवेश, कृमि रोग, शिरोरोग, उसमें प्रधमन नस्य का प्रयोग किया जाता है। शास्त्र में नस्य के एकत्रित 13 काल बताए हैं अलग अलग, जैसे हंसने के बाद नस्य, रोने के बाद नस्य, छींक आने के बाद नस्य, ऐसे दिन में 13 बार नस्य करने के लिए बताया है। आज के सिनेरियो, आज के वातावरण में इतने बार नस्य ये व्यवहारता मुश्किल है, लेकिन उसका महत्व हम जानकर लेना चाहिए। और ऐसे नस्य काफी ऐसे विशिष्ट व्याधि है कि उसमें उसका उपयोग होता है। तो प्रैक्टिस में ऐसे वैशिष्ट्यपूर्ण नस्य करने के बाद कैसे उपयोग होते हैं उसकी कुछ थोड़ी जानकारी आज हम इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। जैसे कि ऊर्ध्वग रक्तपित्त ऐसा एक व्याधि है कि जिसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ऊर्ध्वग रक्तपित्त में ऊर्ध्व मार्ग से शरीर से रक्त बाहर आना शुरू होता है, जैसे कि नासा मार्ग, कर्ण, नेत्र, गत रक्तस्राव। तो ऐसे व्याधियों में दुर्वास्वरस, दुग्ध शर्करा यानी दुग्ध में शर्करा मिलाकर उसका नस्य, गुलाब जल या गुलाब की जो भी पंक्तियां रहती हैं उसे पानी बनाकर उसका नस्य, ऐसे करने के बाद ये रक्तपित्त ऊर्ध्वग जो है उसमें रक्तस्राव तुरंत कम होता है, ऐसा अनुभव है। प्रायः बचपन में ऐसे व्याधि ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। मराठी में नाक फूटने, घोड़ना फूटने ऐसी उसकी एक कहावत है। तो ऐसे ये ऊर्ध्वग रक्तपित्त का ही एक प्रकार है, तो उसमें ये नस्य काफी उपयोग में आता है और ये व्यवहार में प्रचलित भी है। एक गंभीर व्याधि कभी कभी सामने आता है कि उसका नाम है हिक्का। मैंने काफी पेशेंट ऐसे देखे हैं कि हिक्का तो वैसे जिसे हम हिचकी कहते हैं, कभी कभार अपने को हर एक व्यक्ति को दिन में आ सकती है, लेकिन एक व्याधि इस नाम से ये जब पैदा होती है तो ट्रीट करना काफी मुश्किल रहता है। मेरे को याद है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको 3 सप्ताह हिचकी लग गई थी। 2 हॉस्पिटल में भर्ती होकर अभी वो ठीक नहीं हो रही, इसलिए वो तीसरे हॉस्पिटल में यानी सायन हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला था। उसके पिताजी मेरे डिस्पेंसरी में आए थे और उन्होंने जानकारी ली कि ऐसे कुछ हो सकता है क्या। मैंने बताया कि लेके आना, पेशेंट देखकर मैं ट्रीटमेंट करूंगा। वो डिस्पेंसरी में आने के बाद मैंने उसे जो दवा नस्य किया था वो करने के बाद वो रात को बिल्कुल अच्छी तरह से सो सका और ये 3 सप्ताह की जो हिचकी है वो बिल्कुल एक ही प्रकार का नस्य और एक ही बार करने के बाद बिल्कुल बंद हो गए। उस नस्य का नाम है सेंधव नस्य। तो ये सेंधव नस्य इतना परिणामकारक है और ये ऐसे गंभीर व्याधियों में भी काम में आता है, ऐसा हमारा अनुभव है। एक रिक्शा चालक ऐसे ही काफी दिन से हिचकी यानी हिक्का इस व्याधि से पीड़ित था। काफी ट्रीटमेंट करने के बाद जब ठीक नहीं हुआ तो किसी के रेफरेंस से मेरे पास आया था। उसकी जो कहानी है वो काफी सुनने लायक है। वो मेरे पास डिस्पेंसरी में आने के समय मैंने चेक करके उसे उसी जगह में एग्जामिनेशन टेबल में
सैंधव नस्य का 4 बूंद दाई और 4 बूंद बाई नासा में प्रविष्ट करके उसे घर में भेज दिया। 3 सप्ताह 2 सप्ताह हिचकी की वजह से खाना नहीं खाया था, आंखें लाल हुए थे, सीने में दर्द था, पूरा बदन भी दर्द कर रहा था। घर में जाने के बाद 2-3 सप्ताह से खाना ठीक नहीं हुआ था और वो घर में जाते समय कब उसकी हिचकी बंद हो गई उसे मालूम भी नहीं हो गया। घर में जाने के बाद खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वो सो गया, लेकिन उसके सब फैमिली मेंबर्स जितने भी घर में उसके पिताजी, माताजी, उसकी पत्नी थी, वो बिल्कुल रात भर जागते रहे और वो बीच बीच में देखते रहे कि ये जिंदा है या गया है, क्योंकि 3 सप्ताह से इतनी हिचकी चल रही थी कि वो सहन नहीं कर सकते थे खुद और उसके रिश्तेदार भी। और ये तो बिल्कुल सो गया। बीच में तो पिताजी ने उसके नासा के ऊपर हाथ रखकर देखा कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरे दिन मेरे डिस्पेंसरी के बाहर एक बड़ा आदमी बुलेट लेके चक्कर लगा रहा था और ऐसा पहलवान गुंडा जैसा दिख रहा था। तो मैंने मेरे अनुसार उसको जरा डांट कर बुलाया कि अरे क्या चल रहा है, क्या विचार है आपका। तो उन्होंने पूछा कि वो वैद्य वेरणकर आप ही है क्या। तो मैंने बताया हाँ, क्यों, क्या आपका क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वो देखने के लिए आया हूँ, हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी हिचकी किसने बंद की। 3 सप्ताह वो हिचकी दे रहा था और एक ही बार आ गया, कल अच्छी तरह से नींद ले ली उन्होंने। कौन व्यक्ति है, इसलिए मैं आपको देखने के, वो शिवसेना का एक कार्यकर्ता था। तो ऐसे ये हिक्का जैसी सामान्य व्याधि लेकिन नस्य करने के बाद ठीक होती है और जिसके लिए अन्य शास्त्रों में, अन्य वैद्यकीय शाखाओं में उसके लिए अच्छा उपचार नहीं है। ऐसी हिचकी कैंसर के अलग अलग प्रकारों में भी देखने के लिए मिलती है। उसमें लिवर कैंसर हो सकता है, उसमें अन्न नलिका का कैंसर हो सकता है, या कभी कभी पोस्ट हिपैटिक कामाला के बाद ऐसी हिचकी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे हिक्का व्याधि में भी ये सैंधव नस्य अच्छी तरह से काम करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसे कैंसर के का भी हिक्का के रुग्ण भी मैंने मेरे प्रैक्टिस में ट्रीट किया है। तो देखने के लिए और करने के लिए बिल्कुल आसान, लेकिन ये प्रभाव करने वाला ऐसा एक पंचकर्म का उपक्रम है। आजकल के पेशेंट में श्वास व्याधि के पेशेंट काफी देखने के लिए मिलते हैं और श्वास ट्रीट करना है तो जैसे अन्नव स्रोतस की शुद्धि वैसे प्राणव स्रोतस की शुद्धि भी आवश्यक रहती है। और ये नासा मार्ग जो है वो क्लियर रहने के लिए नस्य आवश्यक है। तो श्वास के पेशेंट ट्रीट करते समय नासा मार्ग ठीक है कि नहीं ये देखना पड़ता है। तो उसमें गुड़शुंठी का नस्य है, वचा तेल का नस्य है या वचा चूर्ण का प्रधमन नस्य है। ऐसे अलग अलग प्रकार के द्रव्यों का नस्य करने से नासा मार्ग क्लियर रहता है और श्वास के काफी पेशेंट में हम अच्छा परिणाम उसका देखते हैं। शिरशूल ऐसे एक व्याधि है कि वैसे तो काफी लोगों का कभी ना कभी सर दर्द हुआ रहता है, लेकिन ये सर दर्द जैसे ऐसी समस्या बनकर कभी कभी पेशेंट अपने सामने उपस्थित होता है। ऐसे काफी जो शिरशूल है आजकल उसे माइग्रेन या अलग प्रकार का नाम देते हैं और कुछ अलग प्रकार की दवा लोग काफी साल तक खाते रहते हैं। ये शिरशूल के पेशेंट जो है वो आयुर्वेदीय चिकित्सक है तो उसको उसका अच्छी तरह से निदान करना चाहिए। वो कभी कभी सूर्यावर्त हो सकता है, वो कभी कभी अर्धावभेदक हो सकता है, वो कभी पीनस की रुग्ण हो सकता है, वो कभी जीर्ण प्रतिशय हो सकता है। तो ऐसा उसका अपना निदान करने के बाद उसकी चिकित्सा करेंगे तो उसमें नस्य का काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये शिरशूल पेशेंट में सैंधव नस्य आप करेंगे तो जिसे हम कहते हैं कि सद्य फलदायी चिकित्सा, ऐसा उसका वर्णन है। तो ये सैंधव नस्य करने के बाद तुरंत शिरशूल होता है। ऐसे माइग्रेन इस डायग्नोसिस करके आए हुए काफी रुग्ण खाली सैंधव नस्य करने के बाद मैंने ट्रीट किए हैं। वचा तेल एक ऐसा तेल है कि उसका नस्य में उपयोग होता है। पीनस है, दुष्ट प्रतिशय है, पेशेंट कहता है कि सर्दी पक गई है, उसको गंदा बांस आ रहा है, तो ऐसे में गुड़शुंठी का नस्य करने के बाद शिरस्थ दोष सब बाहर निकलते हैं और वो निकलने के बाद ये शिरशूल कम होता है।
माइग्रेन इस डायग्नोसिस करके एक पेशेंट मेरे पास आया था। वो दोनों हाथ से उसका शंख प्रदेश दबाकर ही डिस्पेंसरी में प्रवेश किया था और वो काफी दिन से परेशान था। तो ऐसे जब पेशेंट आता है तब हमें समझना है कि उसके शिरस्थ मार्ग में प्रचंड अवरोध है और वो अवरोध दूर करने के लिए एक प्रभावी नस्य का मैं उपयोग करता हूँ। उसका नाम है नीलगिरी नस्य, जिसे यूकालिप्टस ऑयल कहते हैं। वो तीक्ष्ण नस्य है, लेकिन ऐसी गंभीर शिरशूल की व्यक्ति हो तो 2 बूंद नाक में डालने के बाद एक 5 मिनट झुंझुनाहट होती है, नाक में से आंख में से काफी पानी चला जाता है, थोड़ी जलन होती है, लेकिन कॉक भरने के बंद करने के बाद जैसे पानी बंद होता है वैसा शिरशूल कम होता है। तो ऐसे शिरशूल के अलग अलग प्रकार के पेशेंट प्रैक्टिस में काफी ये नस्य की चिकित्सा से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद की जो निदान पद्धति है उसका प्रैक्टिस में उपयोग करना चाहिए। पेशेंट आता है, वो कहता है माइग्रेन है, दूसरे चिकित्सक ने बताया है माइग्रेन है, तो इसके ऊपर हमने भरोसा न करते हुए उसका निदान, उसकी हिस्ट्री लेकर हमें तय करना चाहिए कि उसका शिरशूल किस वजह से है। साइकोसोमेटिक शिरशूल भी देखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए फिर नस्य ही करना चाहिए ऐसा नहीं। आप अलग प्रकार से काउंसलिंग करके भी वो ट्रीट कर सकते हैं, और देना है तो अणु तेल जैसे या वचा तेल का नस्य देकर भी वो ठीक हो सकता है। उसी प्रकार का एक व्याधि है जिसे हम प्रतिशाय कहते हैं। काफी बड़ी मात्रा में इसके पेशेंट हम देखते हैं। हमारे एक पेशेंट थे, वो ऐसे कहते थे कि डॉक्टर साहब मुझे कभी बीमारी होती नहीं, मुझे खाली प्रतिशाय यानी सर्दी की बीमारी है, और वो एक बार आती है तो 6 महीने रुकती है, यानी वो साल भर में छींकी करता ही रहता है। तो ऐसे प्रतिशाय के गंभीर रुग्ण भी हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं। तो उसमें भी नस्य का रोल काफी महत्व है। बाकी के लोग उसे काफी अलग अलग नाम देते हैं, तो राइनाइटिस कहते हैं या उसे एलर्जिक कहते हैं। तो ये सब एलर्जी वगैरह जो है वो अपने नस्य की चिकित्सा और अभ्यंतर चिकित्सा के माध्यम से हम ट्रीट कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे ही पड़ोसी एक था, वो कॉलेज में पढ़ रहा था सेकंड ईयर में। सुबह उठने के बाद कम से कम 100-125 छींके वो देता था और नाक में से पानी आना। उसकी जो माँ थी, मुझे एक बार बताया, उन्होंने पूछा कि अरे विनय, आप इसकी सर्दी ठीक करोगे तो मैं बताऊंगा कि ये आप सचमुच डॉक्टर बन गया और हमें काम में आया। तो उसी समय पंचकर्म पढ़ाते समय हमारे टीचर ने अपामार्ग नस्य के बारे में हमें बताया था। तो मैं तुरंत अपामार्ग लेकर आया, उसका बारीक पाउडर बना के वस्त्रगाढ़ चूर्ण करके एक दिन उसे, छुट्टी थी, शनिवार या रविवार का दिन था, और प्रातः काल में सूर्योदय के समय में मैंने उसे प्रदमन नस्य करवाया। ये अपामार्ग की पाउडर खाली नस्य करते समय कागज की एक नली बनाकर उसमें से नाक में फूंक डाली। वो डालने के बाद उसे जितनी छींका आना शुरुआत हो गए, और आपको याद है तो राजापुरी पंचा मार्केट में उपलब्ध रहता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा रहती है, वो खादी का यानी कॉटन का बनाया हुआ रहता है। पूरे दिन भर, सुबह मैंने मेरे ख्याल से 7 बजे नस्य किया होगा, शाम को 7 बजे तक उसके नाक में से पानी आ रहा था, और 2 राजापुरी पंचे उसके नाक में से जितना भी कफ बाहर निकल गया उससे भर गए थे। लेकिन वो शाम को उसका नाक में से पानी आना बंद हो गया। उसके बाद 15-20 साल तक उन्होंने एक बार भी छींक नहीं दी थी। तो ये अपामार्ग नस्य का प्रभाव है। तो ऐसे गंभीर व्याधि, नहीं तो इतने ड्रग्स उन्होंने, इतने डॉक्टर बदली किए थे, लेकिन उसकी छींकें कम नहीं होती थी। ये अपामार्ग नस्य ऐसा एक नस्य है प्रभावी कि ऐसे गंभीर प्रकार की प्रतिशाय के रुग्ण होते हैं तो उसमें उसका उपयोग होता है। उसमें गुड़शुंठी का नस्य है, सैंधव है, बाकी अलग अलग प्रकार के भी हैं। मेरा एक दोस्त एक बार काफी सर दर्द और ये छींके से परेशान होके आया था, तो डिस्पेंसरी में आने के बाद मैंने उसे प्रदमन नस्य, ये अपामार्ग का किया था। उसके बाद आज तक उसका सर दर्द बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये ऐसे, और उसकी कीमत क्या है? अपामार्ग तो अभी ये सीजन चालू हो गया, अपामार्ग के काफी पौधे अपने आसपास में रहते हैं,
उसके ऊपर वो जो तंडुलिया लगते हैं वो अभी सुखा कर आप पाउडर करके बनाएंगे तो 2 साल 4 साल तक उतनी चूर्ण अपने को प्रैक्टिस में उपयोग में आता है। तो अल्पमूली और बहुगुणी ऐसे हम कहते हैं, ऐसा ये अपामार्ग का नस्य प्रभावी है और ये प्रतिशाय, शिरशूल ऐसे अलग अलग प्रकार के रुग्णों में काम में आता है। तो ये ऐसा नस्य एक प्रभावी पंचकर्म का उपक्रम है। आज के प्रैक्टिस में हम ऐसे देखते हैं कि साइकोसोमैटिक डिसीज यानी डिसऑर्डर काफी बड़ी मात्रा में पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं और ये साइकोलॉजी के लिए एंटी डिप्रेसेंट या उससे अलग अलग प्रकार के ड्रग्स लेते हैं। उसकी काफी दुष्परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं और सालों तक उस दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो ऐसे जिसे कि डिप्रेशन के पेशेंट हैं, निगेटिव थिंकिंग रहता है, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस रहता है, ऑटिज्म है, ऐसे अलग अलग प्रकार के पेशेंट रहते हैं। तो ये ट्रीट करते समय मेरा अनुभव है कि नशे के बिना उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। उसमें काउंसलिंग यानी आश्वासन चिकित्सा करनी पड़ती है, उसको कभी बस्ती देना पड़ता है, उसको आभ्यंतर चिकित्सा तो करनी ही पड़ती है। लेकिन जब तक आप नशे नहीं करते तो ये पेशेंट ठीक नहीं होते। काफी पेशेंट विशेषतः महिलाओं में देखा जाता है कि उनका अप्रोच निगेटिव रहता है। कुछ भी हो गया तो उसके विपरीत ही वो सोचते रहते हैं। ये निगेटिव अप्रोच, निगेटिव थिंकिंग भी नित्य नशे करने के बाद वो ठीक होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। कम से कम दिन में 3 बार या 4 बार नशे करेंगे तो ऐसे प्रकार के व्याधि बिल्कुल ठीक होते हैं। मेरे पास एक अच्छे घर की एक महिला आई थी, मिडिल एज की थी, 35-36 साल की उम्र होगी। उसकी तकरार ऐसी थी कि उसको एकाएक रोना आता था और ऐसे कहते थे कि मैं कितना भी रो जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी उससे समस्या कुछ नहीं, बच्चे लड़के सब अच्छे खासे हैं, पढ़ाई में ठीक थे, घर में उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी थी। फिर भी तो मैंने जो निदान उसका किया था उसमें वात विकृति अपान वायु की करके उसे जैसे आभ्यंतर चिकित्सा उसके साथ उसे नस्य का प्रयोग किया था और बिल्कुल 10 दिन के अंदर उसका ये सब सिनेरियो जो ये परिणाम था बदल गया और वो 10 दिन के बाद आ गए तो इतनी खुश थी। डॉक्टर साहब आपने क्या जादू किया? जो मैंने अभी बताया कि ये साइकोसोमैटिक थॉट प्रोसेस जो बदलने का जो एक प्रभाव है वो नस्य चिकित्सा में है। तो ऐसे आजकल साइकोसोमैटिक डिसीज का प्रमाण ज्यादा है। महिलाओं में कभी गुस्सा जल्दी आना, एंजाइटी रहती है और कुछ भी छोटा इंसिडेंस हो उसके बाद गुस्सा आता है। तो ऐसे सभी चिकित्सा में काउंसलिंग तो महत्व की बात है ही और उसके साथ जो चिकित्सा करते हैं उसमें नस्य का रोल आता है। काफी महिलाओं में घबराहट रहती है, पाल्पिटेशन होता है, सामने कुछ भी देखने के बाद जी घबराता है। तो मैंने शुरुआत करते समय बताया था कि नस्य से हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में आता है। तो ऐसे सभी हृदरोगी जो है उनमें भी नस्य करने के बाद ये हम उसका प्रभाव अच्छी तरह से देख सकते हैं। आजकल वात व्याधियों का प्रमाण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है उसके पास वात व्याधियों के पेशेंट की कमी नहीं रहती है। जो एक नॉन ट्रीटेबल डिसीज जिसे हम कह सकते हैं और काफी सालों तक दवा लेना आवश्यक रहता है वो है कंपवात, जिसे पार्किंसंस कहते हैं। ये वैसे नॉन ट्रीटेबल है लेकिन इस कंपवात में भी महामाश तेल का नस्य काफी फायदेमंद होता है। उसे ये कंपवात की जो भी ड्रग्स है उसकी जो डोज है वो कम होती है। उसके साथ अभ्यंग है, बस्ती है, आभ्यंतर चिकित्सा है। ऐसे करने के बाद ये कंपवात की बीमारी है वो हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी जो ट्रीटमेंट आज मार्केट में उपलब्ध है उसका जो दुष्परिणाम है इस ट्रीटमेंट से वो नहीं होता है, ये उसकी विशेषता है। काफी पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं कि हाथ ऊपर नहीं आ रहा है, हाथ पीछे नहीं होता है, इसे फ्रोजन शोल्डर ऐसे मॉडर्न में डायग्नोसिस है। आयुर्वेद में उसे अवबाहुक या विश्वाची ऐसे अलग अलग नाम दिए हैं। आयुर्वेदीय प्रैक्टिशनर है तो वो देखता है ये अवबाहुक है या विश्वाची है। तो ऐसे रुग्णों में जो आभ्यंतर चिकित्सा के साथ सबसे महत्व की चिकित्सा है वो नस्य है और दूसरा जिसे अग्निकर्म हम कहते हैं।
ये 2 करने के बाद ये अवभावक के पेशेंट और विश्वाची जिन्हें शरीर में कंधे में शूल होता है और हलचल रिस्ट्रिक्टेड होती है, ऐसे पेशेंट में हम उसका अच्छा परिणाम देखते हैं। और नस्य हम जब तक नहीं करते तब तक अवभावक के पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर या अवभावक का एक विशेषता ऐसी है, पेशेंट को डेवलप होने के बाद तुरंत हम चिकित्सा करेंगे तो कभी कभी 15 दिन 20 दिन में वो ठीक होता है, नहीं तो सालों तक ये बीमारी कम नहीं होती है, ऐसा अनुभव है। तो ये ऐसे वातव्याधि जो है ट्रीट करते समय नस्य, अग्निकर्म और अभ्यंतर चिकित्सा इस माध्यम से हम ठीक करते हैं। और एक व्याधि ऐसा है कि जिसे एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट है नहीं, उसका नाम है कामला, जिसे हम काविड़ कहते हैं। और उसमें भी जिसे हम घरेलू उपचार या ग्रामीण उपचार कहते हैं, उसमें देवडांगरी का नस्य करते हैं। देवडांगरी इस वनस्पति या अलग अलग ऐसे 2-3 प्रकार की वनौषधियां हैं। और प्रैक्टिशनर यानी जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो नहीं करते, लेकिन जो देहाती वैद्य है, जिसे हम ग्रामीण वैद्य कहते हैं, ऐसे वैद्य इस नस्य का उपयोग करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिसका बिलीरुबिन 17, 18, 22 तक बढ़ा है, नस्य करने के बाद, जैसे मैंने वो पेशेंट का अपामार्ग नस्य की केस बताई, ऐसे पूरे दिन भर नासा से नासा स्राव आता है, पीला रंग का आता है और 2-3 दिन के बाद उसकी बिलीरुबिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल आती है। ऐसे पेशेंट मैंने खुद नस्य नहीं दिया था, लेकिन ऐसे घरेलू नस्य जिन्होंने किए हैं ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं। तो ये आखिर में ये ग्रामीण वैद्य या वैद्य संकल्पना है, ये तो कोई उनके मन से तो निकलते नहीं है, अपने ही ओरिजिनल ग्रंथों में उसका वर्णन है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस या उसका व्यवहार वो ज्यादा करते हैं। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के नस्य चिकित्सा हम नित्य पेशेंट करते समय कर सकते हैं। उसका जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म ऐसा एक भाग है। हर एक पंचकर्म की ये विशेषता है। तो नस्य करते समय नासा के बाजू में, गाल के ऊपर, कपाल के ऊपर ऐसे उसे तेल या घृत लगाकर अच्छी तरह से पहले मर्दन या करना चाहिए। उसके बाद आंखों में कुछ कापूस या बैंडेज रखकर स्वेदन करना चाहिए। और ये स्वेदन करने के बाद नस्य करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम हम देखते हैं। प्रायः ये जो एलर्जिक राइनाइटिस या ऐसे जो अलग प्रकार के है कि आपकी सेंसिटिविटी कम हुई, किसी की बढ़ गई है, तो ये स्नेहन स्वेदन पूर्वक नस्य करने के बाद बिल्कुल ये परेशानी कम होती है। अभी कोविड का सब ये 2-2.5 साल का माहौल चला, उसमें इतने पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि पेशेंट आते समय 2D एको, स्कैन, एक्सरे सब निकल के आए हैं। और पेशेंट की समस्या है दम लगता है, तो चेस्ट फिजिशियन हो गया। और मैंने उससे खाली देखने के बाद, टॉर्च से खाली नासा परीक्षण करने के बाद मालूम हो गया, जिसे हम नासार्श कहते हैं या नेजल पॉलिप्स कहते हैं या सेप्टम डेविएशन कहते हैं, इस वजह से उनको श्वास की बीमारी है। लेकिन आजकल प्रैक्टिस में मैं ऐसे देखता हूं कि वैद्य हो या जो भी डॉक्टर हैं, पेशेंट अच्छी तरह से ठीक चेक करते ही नहीं है और उसका ये परिणाम है। मेरे पास जितने भी पेशेंट या स्टूडेंट आते हैं वो कभी कभी एकदम आश्चर्यचकित, अभी 3 दिन की बात है, ऐसी एक महिला आई थी और दम लगता है ऐसी समस्या थी। मैंने मेरे स्टूडेंट के हाथ में टॉर्च दे दिया और उसे बताया कि इसकी नासा परीक्षण करो, तो दोनों नाक बिल्कुल बंद थी। तो ये नासावरोध जो है, नासा में ये पॉलिप्स बढ़ना है, उसके वजह से सांस लेने में तकलीफ, उसके वजह से चेस्ट पेन, उसके वजह से दम लगना और कभी कभी गंभीर बीमारी, यानी उसके लिए जो आजकल मार्केट में जो एलोपैथी के ड्रग उपलब्ध है और लोग उपयोग करते हैं, उसकी काफी दुष्परिणाम है। तो ये नस्य करने के बाद ये उनमें राहत मिलती है। उसके लिए जो सर्जरी मार्केट में करते हैं उसमें वो नेजल पॉलिप्स कट करते हैं। निसर्ग का नियम ऐसा है, जो भी आप वस्तु काट देते हैं वो फिर से बढ़ती है। जैसे बाल काटते हैं तो बाल बढ़ते हैं, पौधा काटते हैं तो पौधा बढ़ता है। वैसे नासा में जो मांस या जो भी वृद्धि है वो आप काटते हैं तो 6 महीने के अंदर वो फिर से डेवलप होती है।
तो ऑपरेटिव ये उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये कम करना है तो आयुर्वेद में एक कर्ण रोगाधिकार में जो तेल आया है उसका नाम है क्षार तेल। अपने यहाँ जिस व्याधि में शस्त्र कर्म नहीं करना है वहां क्षार या अग्निकर्म कहने के लिए बताया। तो ये क्षार तेल का नस्य ऐसे नेजल पॉलिप्स के पेशेंट हैं उसमें काफी परिणामकारक मैंने देखा है, और महीना 2 महीने 3 महीने के अंदर ये पॉलिप्स ठीक होते हैं और उनकी चाहे उसके वजह से प्रतिशय हो, उसके वजह से सर दर्द हो, उसके वजह से श्वास लगा हो, तो ये सब बीमारी ये नस्य के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। डीएनएस है, सेप्टम डेविएशन है, कभी आघात हुआ रहता है, कभी खेलते समय गिरने के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई है, तो उसको उसके साथ अनुलोम विलोम और उसके साथ जिसे भस्त्रिका कहते हैं ऐसे प्राणायाम का उपयोग करने से ये नासा रोग काफी मात्रा में कंट्रोल होते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत और काफी वैद्यों का अनुभव है। तो ये नस्य ऐसा एक पंचकर्म है कि जिसके लिए ज्यादा कष्ट उठाने नहीं पड़ते हैं, उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। घर में भी आप पेशेंट को वो समझा कर करेंगे तो वो घर में भी उसका उपयोग कर सकता है। और मैंने बताया वैसे कि काफी हजारों रुपए खर्चे करने के बाद जो व्याधि ट्रीट नहीं होता है वो नस्य करने के बाद होता है। तो यह आयुर्वेद की विशेषता है। हम कहते हैं कि कम खर्चे में ट्रीटमेंट करनी है तो आयुर्वेद की करो, और ज्यादा पैसा खर्चा करना है तो एलोपैथी या अन्य शास्त्रों के तरफ आप जाइए। तो यह ऐसा एक नस्य, ये पंचकर्म का एक अलग कर्म है कि हम प्रैक्टिस में उसको उपयोग करते हैं, और ऐसे काफी गंभीर व्याधियों में भी हम चिकित्सा करते हैं, और उसके आप जितने चाहे पैसा ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिस जिस केस का मैंने उदाहरण दिया था 3 सप्ताह से उसको हिचकी कम नहीं हुई थी। अब ये सेंधव नस्य की मूल्य क्या है, एक 10 ml का 5 ml का नस्य बनाना है तो नमक की कॉस्ट क्या है, पानी की कॉस्ट क्या है, लेकिन वो नस्य करने के बाद पेशेंट ठीक हुए और आपने उसके समझो 1000 रुपए फी ली, 2000 लेने के बाद पेशेंट खुशी से देता है क्योंकि उसकी समस्या कम हो गई है। लेकिन उसका दवा का मूल्य कितना है, कैसा और कितना पैसा लेना है हर एक व्यक्ति के ऊपर है। मैं तो ऐसे चार्ज कभी लेता नहीं हूँ सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं तो भी जो केस उन्होंने ट्रीट किया है उसका अच्छा या योग्य तो मूल्य लेने का उनका अधिकार है। तो पैसा भी मिलता है, पेशेंट भी ठीक होता है, और बिल्कुल सामान्य या बिल्कुल छोटे छोटे दवाओं का उपयोग करके हम उसका परिणाम करते हैं। प्रायः बच्चों में बालक जो रहते हैं या 8, 9, 10 साल के, उसमें प्रतिशय की समस्या काफी दिखती है। तो उसमें प्रथमन नस्य है, ये वचा तेल का नस्य है, पंचेंद्रिय तेल का नस्य है। ऐसे करने से बार बार होने वाली प्रतिशय की समस्या, छींके आना, सांस लगना, कफ होना, उल्टी आना, ये सब कम होता है क्योंकि नासा मार्ग प्राणव स्रोतस का मार्ग बिल्कुल रिक्त या स्वच्छ होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये नस्य के ऊपर आप आग्रही रहना चाहिए। और मैं प्रैक्टिस में काफी बार ऐसे कहता हूँ कि पेशेंट की आप मत सुनो, आप पेशेंट को बताना है ये करना है तो यहाँ आना है, क्योंकि ये नस्य करने समय भी काफी पेशेंट अपने को विरोध करते हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे होगा, सुबह उठने के बाद नाक में कौन डालने वाला है, हम कैसे 5 मिनट बैठ, आपको नहीं करना है तो ये दवा रखो और आपको जो भी करना है मेरे पास नहीं आने का। सीधा आप ऐसी बात करेंगे तो पेशेंट सुनता है, और ये सुनने के बाद वो करता है तो उसके रिजल्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें अपने ट्रीटमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, हम अपने ट्रीटमेंट के ऊपर आग्रही होना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से फिर रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं तो हम अच्छे परिणाम नहीं देखते हैं। तो परिणामकारक चिकित्सा करनी है तो अपने सिद्धांतों के ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए, अपने द्रव्य या चिकित्सा करते हैं उसके ऊपर आत्मविश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा ये समन्वय होता है तो अनेक रुग्णों को आप अच्छी तरह से व्याधि मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसा एक नस्य पंचकर्म का आखिर का कर्म था, उसका आज हमने विचार किया है। मेरे आपको से सभी से अनुरोध है, आपका अनुभव इसमें आप जोड़ सकते हैं और ऐसे काफी नस्य चिकित्सा का व्यवहार करके आपकी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से आयाम एक लगाकर अच्छे प्रसिद्ध और ज्ञानवृद्ध वैद्य बन सकते हैं।
ऐसी मेरी आप सभी से विनती है। आपका ने मेरा व्याख्यान सुन लिया, इसे आपको सबको मनपूर्वक धन्यवाद।